चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पेज नंबर 222। तो मेरे से पूछो ना, जिसको पता है उससे पूछो। अपने आप ही बता दो। चैप्टर 9 है, वो कंप्लीट करना है। मैंने मैसेज में लिखा था ना चैप्टर 9, तो पेज नंबर पता होना चाहिए था। चलो हाँ, ध्यान दो। कंपनीज एक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। और देखो, ये चैप्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो डिस्क्लोजर्स के बारे में, जो हमने ऑलरेडी बाकी टॉपिक्स में पढ़ लिया है। तो आधे से ज़्यादा चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो चुका है। जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वही हमें फोकस करना है। इसमें एक एनुअल रिपोर्ट की बात हो रही है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं। 2-3 टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं। शुरुआत में पेज 222 से स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है ट्रांसपेरेंसी जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आज की डेट में, और एक पाइवोटल फीचर जो है वो प्ले करती है। उसकी लैंग्वेज के साथ साथ मैं आपको रिलेट करा देता हूँ एग्जैक्टली है क्या। ट्रांसपेरेंसी इज अ पाइवोटल फीचर इन द मार्केट बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ कंपनीज एंड इज सेंट्रल टू द शेयर होल्डर्स एबिलिटी टू एक्सरसाइज देयर ओनरशिप राइट्स ऑन एन इन्फॉर्म्ड बेसिस which can help attract capital and maintain confidence in the capital market. ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेट्स की तरफ से जितनी ज़्यादा होगी उतना शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट बना रहेगा। उनको पता होगा एग्जैक्टली कंपनी क्या कर रही है, तो इन्वेस्ट करते टाइम उनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके लिए नेसेसरी है कि डेटा जितना भी हो वो रिवील किया जाए, और रिपोर्ट्स उसके लिए आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी ताकि आप उसको रिलीज़ कर सको प्रेस रिलीज के फॉर्म में, कंपनी की वेबसाइट पे ROC को सबमिट करना, ये सब फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, adequate disclosures also help improve public understanding of the structure and activities of enterprises, corporate policies, and performance with respect to the environmental, ethical standards and companies' relation with the communities in which they operate. Disclosure से ना ये सारे फैक्टर्स का पता चलता है कि कंपनी जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और दूसरा जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एथिकल बिहेवियर उनका है या नहीं है। अच्छा, फिर इको फ्रेंडली वाला फैक्टर भी आ जाता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली उनकी एक्टिविटीज़ है या नहीं है। ये सारी बातें उनके डिस्क्लोजर से पता चल सकती है। तो कंपनी के बारे में आप काफ़ी कुछ पता कर सकते हो और उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग हो सकता है। आजकल जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, FII, DIA, ये सब जो है, ये लोग कंपनी का स्टॉक सिलेक्ट करते टाइम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखते हैं। जो कंपनी पोल्यूशन कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस कर रही है उसको उतने पॉइंट्स दिए जाते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कंपेयर टू अनदर कंपनी जो कंपटीशन में है लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल पे ध्यान नहीं दे रही। ऐसे पॉइंट्स को भी उन्होंने एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉइंट्स को भी ध्यान देना शुरू किया है। तो आपकी कंपनी में जैसे फैक्ट्रीज में बहुत सारी कंपनीज ने ना वो सोलर इंस्टॉलेशन मैंडेटरी कर दिया। अब 2 कंपनी के स्टॉक्स हैं, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक सोलर वाले पे चल रही है, एक थर्मल एनर्जी पे चल रही है। तो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में सोलर वाली कंपनी को प्रेफर कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स उनके डिस्क्लोजर से ही समझ में आते हैं और डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करते हैं। आगे देखें। बोला कि डिस्क्लोजर्स प्रिंट मीडिया के थ्रू भी किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी हो सकते हैं, और बहुत सारे डिस्क्लोजर्स तो मैंडेटरी कर दिए, जैसे कंपनीज एक्ट, सेबी के रेगुलेशंस, ये अपन ने देखा था सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। तो ये सारे एक्ट के हिसाब से जो जो डिस्क्लोजर्स नेसेसरी है और मैंडेटरी है वो कहाँ करने पड़ेंगे, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में। तो एनुअल रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक समराइज्ड डिटेल्ड रिपोर्ट है जिसके अंदर एक नहीं काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्क्लोजर्स होंगे। जो भी किसी भी एक्ट में बोले होंगे ना वो सारे यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, उसी का टॉपिक बताया हुआ है नीचे कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। एक्ट का रेफरेंस ही आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में बोला इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मोस्ट पब्लिक कंपनीज to disclose their corporate activities over the past year. The report is typically issued to shareholders and other stakeholders who use it to evaluate the firm's performance, including both operating and financial highlights, जैसा अपन बात कर रहे थे सेम। सेबी के रेगुलेशन का भी रेफरेंस यहाँ पे आ गया। According to the given regulation, a listed entity shall submit the annual report to the stock exchange within 21 working days of it being approved and adopted in the AGM. तो अप्रूवल के बाद 21 डेज में स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वर्किंग डेज बोला हुआ है। और भी कुछ सेबी के नोटिफिकेशंस हैं, उनके हिसाब से आपके रिपोर्टिंग के क्या डिस्क्लोजर्स होंगे बोला। कंपनी की वेबसाइट पे आप पब्लिश करो, स्टॉक एक्सचेंज को ये सब डिटेल सबमिट करो। कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट विच इज सेंट टू द शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द AGM नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू इट शेयर होल्डर्स। तो ये सब इमीडिएट बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ एनी चेंजेस टू द एनुअल रिपोर्ट, the revised copy along with the details of an explanation
फॉर द चेंजेस शैल बी सेंट नॉट लेटर देन 48 आवर्स आफ्टर द AGM। टाइम लिमिट दे रखी, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर रिवाइज्ड कॉपी आपको कब तक सबमिट करनी है वो यहाँ पे बोला हुआ है। एनुअल रिपोर्ट में क्या डिटेल्स होनी चाहिए उसके बारे में बता दिया, मेन टर्म्स हाईलाइट कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर की रिपोर्ट, मैनेजमेंट की एक होती है डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, MDAR बोलते हैं शॉर्ट में। टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज जो मार्केट कैप के बेस पे होंगी उनके लिए एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी आती है, तो वो टर्म अंडरलाइन कर लो। डिस्क्राइबिंग द इनिशिएटिव्स टेकन बाय देम फ्रॉम एन एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, इसको ESG बोला जाता है आजकल, ESG पैरामीटर, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। तो ये जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये देखते हैं कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के लिए क्या कर रहे हो, ये पैरामीटर्स उसी का एक पार्ट है जिसमें ESG मैंने आपको बोला। एनवायरमेंट मैंने एक एग्जांपल दिया, सोशली आप क्या कर रहे हो, मतलब चैरिटेबल पर्पस, CSR एक्टिविटी वो आप कितना कर रहे हो, और गवर्नेंस और मैनेजमेंट कितना आपका अच्छा है, कितना स्टेबल है और कितना सिस्टमैटिक है। इन सब चीज़ों को नॉन फाइनेंशियल डेटा या क्वालिटेटिव डेटा को भी फोकस किया जा रहा है, उसके बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। तो कंपनी के लिए ये सब चीज़ें मेंटेन करना बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, बाकी एंटिटीज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट वॉलंटरी बेसिस पे भी इशू कर सकती है। फर्दर इट इज प्रोवाइडेड दैट द एनुअल रिपोर्ट शैल कंटेन एनी अदर डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट अलॉन्ग विद अदर रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 5। ठीक है, शेड्यूल 5 आपको ध्यान में होगा, सेक्शन 197 के साथ शेड्यूल 5, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो रिपोर्ट है दैट इज द बोर्ड्स रिपोर्ट। अभी ये एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि बोर्ड्स रिपोर्ट भी इसका एक हिस्सा होती है, जिस पीछे के पेज पे अपन ने टर्म देखा उसी बोर्ड्स रिपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसका रेफरेंस का जो सेक्शन है वो 134 के हिसाब से है। आइडिया ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरे साल में कंपनी को जिस तरीके से मैनेज करते हैं उनको उस पर एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एक समरी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हमने पूरे साल में क्या मेजर डिसीजंस लिए, अगर कोई बिजनेस एक्सपांशन हुआ तो नए प्लांट्स कौन से सेटअप हुए, कोई पुराना प्लांट बंद करना पड़ा तो वो सब चीज़ें हुई, वेरियस फैक्टर्स जो उन्होंने मैनेजमेंट के टाइम पे मटेरियल चीज़ें की होंगी सब बतानी पड़ेंगी। अगर कोई लॉसेस हो गए हैं, हैवी लॉसेस, कोई प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, कोई फायर एक्सप्लोजन हो गया, तो वो सब बातें भी उनको मेंशन करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल पूरे साल में उन्होंने कंपनी को कैसे मैनेज किया उसका एक समरी या एक रिपोर्ट बना के वो खुद प्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोर्ड्स रिपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन का रेफरेंस आप ध्यान रखोगे 134 और उसका सबसेक्शन 3। ठीक है, अब उसकी थियरी की लैंग्वेज आपको रिलेट हो जाएगी, वर्ड टू वर्ड अपन नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। डिस्क्लोजर्स देखने कि बोर्ड्स रिपोर्ट में क्या मैटर डिस्क्लोज करना होता है वो बोला हुआ है। ठीक है, देखें सबसे पहला द वेब एड्रेस इफ एनी वेयर द एनुअल रिटर्न रिफर्ड टू इन सेक्शन 92 हैज बीन प्लेस्ड। किसी को एनुअल रिटर्न डाउनलोड करनी हो, ये आगे का टॉपिक है, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में आती है, अगर वो डाउनलोड करनी हो तो उसका वेब एड्रेस क्या लिंक है, कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसका रेफरेंस, बोर्ड मीटिंग्स कितनी हुई पूरे साल में, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो है वहाँ पे डायरेक्टर्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं, भाई जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर हुए उसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, ये हम क्लैरिफाई कर रहे हैं और ये सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्टर्स हैड सिलेक्टेड सच अकाउंटिंग पॉलिसीज, अप्लाइड देम कंसिस्टेंटली, मेड प्रॉपर जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स विच आर रीजनेबल टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये सब चीज़ों पे ठीक से काम हुआ है, उसका डिक्लेरेशन वो देंगे। थर्ड पॉइंट में डायरेक्टर्स हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो असेट्स को सेफगार्ड करने के लिए हमने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, प्रोविजनिंग ये सब लीगल तरीके से हुआ है, ऐसा एक डिस्क्लोजर हमको देना। गोइंग कंसर्न बेसिस हमने फॉलो किया, ये सब आपने अकाउंटिंग की थियरी में पढ़ा होगा, वही टर्म्स आ रहे हैं। द डायरेक्टर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हैड लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी एंड दैट सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फाइनेंशियल कंट्रोल्स का मतलब ये है कि पैसों की बर्बादी ना हो, इन्वेस्टर का पैसा है, कंपनी में लगा हुआ है, इतना सारा स्टाफ, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मनी का लीकेज एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना तो पैसे कहाँ गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो हमने उस पर पूरा ध्यान दिया है कि फाइनेंशियली ऐसा प्रॉब्लम ना है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर्स हैड डिवाइस्ड प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज। हमने ऐसी पॉलिसीज और ऐसा सिस्टम सेटअप किया हुआ है जिससे जितने भी रूल रेगुलेशन हमारी एंटिटी पे एप्लीकेबल है वो सिस्टमेटिकली फॉलो हो रहे हैं और नॉन कंप्लायंसेस की प्रॉब्लम नहीं आ रही, इस चीज़ का अश्योरेंस उनको देना है।
अब ये जो 6 पॉइंट्स है स्पेसिफिक हो गए। अगर आपको डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में ही पूछ ले तो ये पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करने पड़ेंगे, एक आंसर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपने पढ़ा हुआ है 143 सबसेक्शन 12, अगर कुछ याद आ रहा हो। ऑडिटिंग वाले टॉपिक में एक सेक्शन था, ऑडिटर को अगर फ्रॉड्स का पता चलेगा तो वो क्या करेगा। पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, 45 डेज में आपका रिप्लाई मांगेगा। रिप्लाई अगर नहीं आता है तो अगले 15 दिन में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। MCA का न्यू दिल्ली का जो ऑफिस है, सेक्रेटरी टू द अथॉरिटी, उनको वो एक अपना ड्राफ्ट बना के पूरी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा, ईमेल करेगा। ये प्रोसीजर हमने देखा था, तो उसी के रेफरेंस में बात हो रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट भी आपको पता है 149 सबसेक्शन 6, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद वाला पॉइंट भी आपने पढ़ा है 178 सबसेक्शन 3, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी। ये एडवांटेज हो जाता है ऐसा चैप्टर लास्ट में पढ़ने का, बाकी सेक्शंस पढ़े होंगे तो फिर वापस से नया कंटेंट नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर। जो ऑडिटर्स होते हैं, जिन्होंने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया, ऑडिट करते टाइम अगर उनको कोई बात सही नहीं लगती कि ये गलत है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस मैटर को ना रिजर्व कर देते हैं कि बाकी सब चीजें ठीक है, इन ट्रांजेक्शन्स पे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको आप रिजर्वेशन या क्वालिफिकेशन बोल सकते हो या एडवर्स रिमार्क बोल सकते हो। तो ऐसे हर रिजर्वेशन, हर क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क के ऊपर एज अ डायरेक्टर आपको आंसर देना पड़ेगा कि क्यों हुआ और ऑडिटर्स ने इसको क्यों पॉइंट आउट किया। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होगी। बाकी मैटर्स जनरल है, अगेन दूसरे चैप्टर्स में से कवर हो रहे हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 186, ये अभी चैप्टर 10 में कवर करा दूंगा, आपको लिख के रखना है तो आप नोट कर सकते हो। सेक्शन 186 जो है वो चैप्टर 10 में कवर हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन 188 भी वहां पे कवर हो जाएगा। अगला पॉइंट जनरल है, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स की जो बात हो रही है, जनरल पॉइंट है। अब 2 मिनट लेके अभी पढ़ना है तो उसकी लैंग्वेज देख लो, फिर मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो बेसिक ट्रांजेक्शन्स की बात की है यहाँ पे, नेसेसरी जो भी हो, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कोई डिस्क्लोजर्स, प्रोडक्शन सेल्स के टारगेट आपने अचीव किए, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट दो पॉइंट्स हैं वो अपने चैप्टर नंबर 6 से कनेक्टेड है, डिविडेंड वाले पॉइंट्स, सेक्शन 123, उसके बारे में रेफरेंस है। अगर आप कोई रिजर्व्स क्रिएट करना चाहते हो प्रॉफिट में से, उसका रेफरेंस, और अगर डिविडेंड पे करना चाहते हो तो क्या आपने डिसाइड किया, उसका रेफरेंस। तो ये पॉइंट हमने उन चैप्टर्स में देखे। मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स इफ एनी अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी व्हिच हैव अकर्ड बिटवीन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच द स्टेटमेंट रिलेट एंड द डेट ऑफ रिपोर्ट। 31 मार्च खत्म होने के बाद और रिपोर्ट रेडी होने से पहले उसके बीच में कोई ऐसे मटेरियल चेंजेस हुए जिसका इम्पैक्ट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे पड़ रहा है, तो उसका रेफरेंस आप बोर्ड्स रिपोर्ट में दे सकते हो, वो होना चाहिए। और नेक्स्ट, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आउटगो इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब, इंडिविजुअल मैटर्स है। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपने क्या किया, मतलब कुछ सोलार वोलार वाला अपन ने जो बात की वैसा कुछ आपने इंस्टॉलेशन किया हो, थर्मल एनर्जी को यूज़ करना कम किया, पावर सेवर डिवाइसेस लगाए जिससे एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, ऐसे कोई एक्शंस लिए अगर पॉजिटिव वे में तो आपको मेंशन करने चाहिए। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की कंपनी में जिससे हमारा काम इजी हो गया, ग्रोथ हो रही है अच्छी। फॉरेन एक्सचेंज में कोई अर्निंग्स हैं, कोई एक्सपेंसेस हैं, ये सब बातों को हाईलाइट करना रिपोर्ट में नेसेसरी, प्रिस्क्राइब्ड है तो अपने फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एन पॉइंट में, अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। तो ये वर्ड है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, इसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया हो बताओ। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी वो है कि बिजनेस है, थ्रेट हमेशा रहने वाला है, कोई ना कोई रिस्क आता रहेगा, तो उसको कवर करने के लिए, उससे बचने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है, हम कैसे उसके ऊपर डील करते हैं। नुकसान होने के बाद तो फिर कुछ करने का मतलब नहीं है, प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, तो इसकी पॉलिसीज के बारे में डिस्क्लोजर करना जरूरी है। CSR का मैटर वो भी क्लैरिफाई करो। बोर्ड इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना खुद का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे या पूरा बोर्ड हर एक मेंबर का इवैल्यूएशन करेगा और फिर रिपोर्ट करेगा, ताकि पता चले कि कौन से डायरेक्टर को आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करना है और कौन से को नहीं करना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फाइनली आए लास्ट में, सच अदर मैटर्स एज मे बी डिस्क्राइब, इसकी भी लिस्ट दे रखिए कौन कौन से मैटर हो सकता है। तो बहुत बड़ा आंसर है बोर्ड्स रिपोर्ट वाला, ऑब्वियसली पूरा आपको एक साथ नहीं पूछेंगे,
और जो इंटरनल पॉइंट्स हैं ना उनको यूज़ करके एक आंसर बना सकते हैं, पूरा आंसर तो एक साथ नहीं है। और आया भी तो बोल सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स मेंशन करो, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। चलो तो ये एक पार्ट और कंप्लीट। अब डिस्क्लोजर्स जो थे उसको स्किप करके आगे चलते हैं। लास्ट पार्ट है दैट इज द एनुअल रिटर्न, पेज नंबर 236 पे। डिस्क्लोजर में जो बीच में पेंडिंग थे, मैंने जो नहीं करवाया तो मैं डिस्कस करवा दूंगा, पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं एनुअल रिटर्न वाला, फिर आगे देखते हैं। सेक्शन का रेफरेंस है यहाँ पे 92। अब ये डॉक्यूमेंट है क्या वो देख लो। एनुअल रिटर्न इज अ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट फॉर स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी as it provides in a nutshell very comprehensive information about the various aspects of the company. It is perhaps the most important document required to be filed by every company with ROC. तो ये हर साल ROC को फाइल करना जरूरी है और हर कंपनी के ऊपर मैंडेटरी है। Apart from the financial statement, this is the only document to be compulsorily filed with the register every year, irrespective of any events or happening in the company. While the financial statements give information on the financial performance of a company, it is the annual return which gives extensive disclosure and greater insight into the non-financial matters of the company and the people behind the management of the company. ये सब आप अंडरलाइन कर लेना कि फाइनेंशियल मैटर से ज़्यादा नॉन फाइनेंशियल मैटर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी है, P&L, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, वो सब में है ही। नॉन फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और मैनेजमेंट क्या कर रहा है उसके बारे में डिटेल्स मिलती है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये जो रिटर्न फाइलिंग होता है इसका फॉर्म है MGT 7। स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर याद रहेगा एग्जाम में लिखोगे तो उसके मार्क्स होंगे। कब तक फाइल करना होता है? जिस दिन आपने AGM होल्ड की और उसमें ये रिटर्न अप्रूव हो गया, या फिर जो AGM होल्ड करने की लास्ट ड्यू डेट थी वहां से 60 डेज के अंदर अंदर ROC में ये सबमिट करना नेसेसरी है। बोला कि सेक्शन 384 के हिसाब से ये प्रोविजन फॉरेन कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा विद सूटेबल मॉडिफिकेशंस। और रूल 7 इसके बारे में क्या बोल रहा है? एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर एंड फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। सेम बात होगी, सेक्शन और रूल में वही पॉइंट है। रेफरेंस का फॉर्म नंबर जो है वो डिफरेंट है क्योंकि फॉरेन कंपनी की बात होती है। तो रेगुलर कंपनी के लिए MGT 7 है, फॉरेन कंपनी के लिए FC 4, और साथ में प्रिस्क्राइब फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये एप्लीकेबिलिटी होगी। अब कंटेंट्स में जो पॉइंट्स दिए वो एक आंसर बन सकता है कि आपको सिर्फ ये पूछा जाए कि एनुअल रिटर्न में क्या कंटेंट्स मेंशन करने होते हैं। देख लो, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट की डिटेल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब मेंशन करना होगा। डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, KMPs, उनके बारे में बताना पड़ेगा। मीटिंग्स कितनी कितनी हुई पूरे साल में, अटेंडेंस कितनी थी उसकी डिटेल्स। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP जो हमने टॉपिक चैप्टर 17 में देखा। पेनल्टी और पनिशमेंट इम्पोज्ड ऑन द कंपनी, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, कंपाउंडिंग डिटेल्स, अपील्स ऑन सच मैटर, किसी भी तरीके का लीगल एक्शन जो कंपनी की तरफ लिया गया हो उसको भी आपको यहाँ पे खुद ही हाईलाइट करना पड़ेगा। मैटर्स रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस, डिस्क्लोजर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो कंप्लायंसेस में सर्टिफिकेशन की नीड होती है वो आपने कंप्लायंसेस पूरे किए, सर्टिफिकेशन करवाया या नहीं उसकी बात कर रहे हैं। डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ FIIs के पास क्या होल्डिंग है शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो भी बताना पड़ेगा। एडिशनल कंटेंट्स में बात हो रही है SS1 और SS2 जो हम बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। एनुअल रिटर्न पे साइन कौन करेगा? डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है कंपनी में फुल टाइम अपॉइंटेड तो कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से आपको साइन करवाना पड़ेगा। द एनुअल रिटर्न ऑफ OPC एंड स्मॉल कंपनी शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। स्पेसिफिक हो गया, एक की साइन चलेगी। द एक्ट ऑथोराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आगे कुछ बोला नहीं, ठीक है, तो वो पॉइंट जाने देते हैं अपने। सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, आपको पता है सर्टिफिकेशन में फिर अपने पास ये काम आने वाला है, एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई कराना पड़ेगा। डिटेल्स दी है उसके रिगार्डिंग। द एनुअल रिटर्न ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और ऑफ अ कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 crore और मोर और टर्नओवर ऑफ ₹50 crore और मोर शैल बी सर्टिफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन फॉर्म MGT 8। ये फॉर्म नंबर याद रखना, MGT 8 कॉमन फॉर्म नंबर है। जहाँ पे भी सर्टिफिकेशन की बात आती है बाय कंपनी सेक्रेटरी तो वहाँ पे MGT 8 फॉर्म कॉमनली यूज होता है। सर्टिफिकेट में आप ये डिस्क्लोज करोगे ना कि रिटर्न में जो कुछ लिखा है मैंने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ करेक्ट है और मैं इसको सर्टिफाई कर रहा हूँ, सिंपल। तो वो बात हो रही। उसके बाद अगर इसमें कोई नॉन कंप्लायंस या CS की तरफ से भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, पेनल्टी की बात करें तो कहाँ तक जा सकती है वो देख लो, 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक। तो झूठा सर्टिफिकेट बनाना आपको महंगा पड़ सकता है। बाकी जो आपके खिलाफ एक्शन होंगे वो अलग, इस सेक्शन में इतनी पेनल्टी लग जाएगी। इंक्लूजन इन बोर्ड्स रिपोर्ट एंड वेबसाइट,
ठीक है। आप बोर्ड्स रिपोर्ट जहाँ पे मेंशन करो ना, उसमें एक लिंक डाल देना कि अगर किसी को एनुअल रिटर्न डाउनलोड करनी है तो ये लिंक से डाउनलोड कर सकता है। तो वेबसाइट या पीडीएफ में एक हाइपर लिंक इंक्लूड कर दो, इतना बोला। आरओसी के पास फाइल करने वाला पॉइंट रिपीट है, FC4 MGT7 60 डेज एग्जैक्टली सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। एनुअल रिटर्न जो आपने फाइल की थी उसको संभाल के रखना पड़ेगा, कितने टाइम तक, 8 साल तक। तो ये ड्यूरेशन हो गई। कॉन्ट्रावेंशन वाले में फिर से पेनल्टी आ गई। ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए एनुअल रिटर्न का अलग फॉर्म आया, इट इज MGT7A, अमेंडमेंट है ये। अच्छा, फिर और भी एक चेंज किया, एमसीए ने बोला कि जब आप बोर्ड्स रिपोर्ट फाइल कर रहे हो ना, तो उसमें एनुअल रिपोर्ट को एनेक्स करना, मतलब अटैच करना जरूरी नहीं। रीजन ये है कि एनुअल रिटर्न अलग से फाइल हो ही रहा है, तो बोर्ड्स रिपोर्ट के साथ साथ फिर से अटैच करने का कोई सेंस नहीं है। तो वो पहले रिक्वायरमेंट थी, बट अब उसको हटा दिया, तो चलो एक कंप्लायंस कम हो गया, और क्या। और लास्ट में एनेक्चर्स स्पेसिमेन दे रखे हैं बोर्ड रिजोल्यूशन के फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट इन एब्रिज्ड फॉर्म फॉर मेलिंग टू द मेंबर्स। एक बार लैंग्वेज आपको रीड आउट करनी पड़ेगी अंदर है क्या, और रिजॉल्व दैट, फर्दर रिजॉल्व दैट, वो फॉर्मेट ध्यान रखना। डन। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हो गए कवर। बस बाकी जो डिस्क्लोजर इन बिटवीन बचे हैं ना, वो आज नहीं रखते, कल देख लेंगे। फिर मैं भी एक बार रेफर कर लूँगा कौन से पॉइंट्स पेंडिंग है, कल करा दूँगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है।